साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस YouTube वीडियो में एक और वीरांगना नायकी देवी सोलंकी जो गुजरात की महारानी थी के इतिहास पर चर्चा करते हैं। साथियों गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। साथियों सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक में हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अहिलवाड़ा गुजरात की कमान नायकी देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नायकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम भीमदेव द्वितीय था। गुजरात राज्य के लिए यह संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांताओं की और दुश्मनों की नज़र इस राज्य पर थी। अजयपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात कई दुश्मन तिरछी नज़रों से इस राज्य की आमदनी और धन दौलत पर कब्जा करना चाहते थे। गुजरात राज्य के सामने पहला संकट तो यह था कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नायकी देवी के हाथों में यह राज सुरक्षित रहेगा और उन्हें राज की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन साथियों रानी नायकी देवी ने यह कहकर राज की कमान संभालने से मना कर दिया कि नियमानुसार इस राज्य के वारिस के जिंदा रहते हुए दूसरा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जब सामंत और मंत्री अपनी बात पर अड़ गए तो रानी नायकी देवी ने यह निर्णय लिया कि वह राज की कमान अपने हाथों में नहीं ले सकती, लेकिन इस राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगी, और वो तैयार हो गईं। महाराजा मूलराज द्वितीय के राजा बनने के पश्चात कुछ समय तक गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादे से अपनी तैयारी शुरू कर दी। गुप्तचरों के माध्यम से रानी नायकी देवी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय विदेशी आक्रांता राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। मोहम्मरी एक तुर्की लुटेरा था जो हबशी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना। इसी के मध्य नज़र रखते हुए अहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गद्दार घाटा नामक घाट पर मोहम्मद गौरी ने तम्बू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नायकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाएं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नायकी देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा
कि हम आपकी सभी शर्तें मंजूर करते हैं। रानी नायकी देवी ने के इस निर्णय से राज्य के सभी मंत्रियों एवं सामंतों को संशय में डाल दिया। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि उनकी यह एक चाल है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने का तरीका है। साथ ही इसके पश्चात रानी नायकी देवी ने नाडौल के राजा कल्हड़ देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को भेज दिया ताकि वह वहाँ पर सभी सुरक्षित रह सकें। रानी नायकी देवी नए सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश देती हैं कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे से कुछ दूरी पर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 220 और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नायकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठाकर मोहम्मद गौरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और जैसे ही उसने रानी नायकी देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूर पर आकर रानी नायकी देवी थोड़ा रुक गई। जैसे ही रानी वहां पर रुकी, मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। रानी नायकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। साथियों, इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। साथियों, मोहम्मद गौरी और रानी नायकी देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट केल्हन देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टांड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकों से भी इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथियों, यह है हमारे भारत देश गुजरात राज्य की वीरांगना नायकी देवी सोलंकी का इतिहास, जिन्होंने देश ही नहीं पूरे भारत देश के गौरव को बढ़ाया है। हमारे इतिहासकारों की कुंठित मानसिकता के कारण ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास को हम आप सभी के बीच में नहीं पहुंचा पाए। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे वीर वीरांगनाओं के इतिहास को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करें ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे वीर वीरांगनाओं के इतिहास को जान सके और हमारे देश की एकता अखंडता को कायम रख सके। जय हिंद, जय भारत।